नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक लोकोक्ति है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इस लोकोक्ति को शिक्षा विभाग चरितार्थ कर रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसी पलटी मारी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग की ओर से एक के बाद एक 3 ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। लेक्चरर, प्रिंसिपल और थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के ट्रांसफर हुए थे। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तबादला आदेश पर सवाल उठा दिए और शिक्षा विभाग को लेटर लिखकर ट्रांसफर रद्द करने की मांग कर दी। फिर क्या था, थोड़ी देर में शिक्षा विभाग ने भी नया आदेश निकालकर तबादलों पर फिर से बैन लगा दिया। इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठते हैं, आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी कि किरोड़ी मीणा को हस्तक्षेप करना पड़ा? ट्रांसफर आदेश निकालकर शिक्षा विभाग ने अपनी फजीहत आखिर क्यों कराई? क्या कोई दबाव था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। आज बात शिक्षा विभाग के यू टर्न पर। आए दिन हर ऑर्डर यू टर्न। और चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ विपिन शर्मा जी है, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ से। विपिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ महेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अहम सवाल है और एकलव्य जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये यू टर्न कितना सही, कितना गलत? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारे वर्तमान के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है जी, उसकी रूपरेखा को भी समझना थोड़ा आवश्यक है। ये हम सब जानते हैं कि जो 25 साल से राजस्थान में एक अनुभवी मुख्यमंत्रियों की जो एक रिजीम एक तरह से चल रही थी, अब वो नहीं है। इस बार भाजपा ने एक प्रयोग करा है जिसमें संगठन के एक व्यक्ति को या एक कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रयोग है, और जब इस तरह का प्रयोग होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ टीदिंग इश्यूज होती हैं। और जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यू टर्न का मतलब हमेशा इनकॉम्पिटेंसी हो। यू टर्न का मतलब ये भी हो सकता है जब कोई नई रिजीम आती है, जब कोई नया मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालता है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी जो नई टीम बनाता है उससे जो उसको फीडबैक मिलता है, तो उस फीडबैक के अनुसार, क्योंकि देखिए श्वेता जी, अब ट्रांसफर्स और नियुक्तियां वैसे तो होते नहीं जैसे कि 20 वर्ष या 25 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। अब क्या है कि एक तरह से एमएलएस का, पॉलिटिकल पार्टीज का, जो वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स होते हैं अलग अलग जगहों के, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं कि वो वहाँ पे किसको लगवाना चाह रहे हैं, किसको लगाना चाह रहे हैं। तो ये कोई परंतु ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार राजनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है परसेप्शन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि जब कोई निर्णय लिया जाता है और उस पे जब बैक ट्रैक किया जाता है तो परसेप्शन अच्छा नहीं बनता है जनता में। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा हस्तक्षेप नहीं करते, अगर सवाल नहीं उठता, अगर ये बात नहीं उठाई जाती कि इनमें से 34 ट्रांसफर तो दौसा के ही है, तो क्या ये वापस नहीं लिया जाता? देखिए, मैं समझता हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो और चाहे वो राजस्थान की राजनीति की बात हो। तो मैं समझता हूं कि हालांकि समन्वय ऐसा होना चाहिए कि ये काम पहले होना चाहिए था। ठीक है, आज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और पहले होते तो शायद ये स्थिति ही नहीं बनती और ना ये मुद्दा बनता, ना ये विपक्ष को मिलता। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रदीप जी, कांग्रेस भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही, क्योंकि कई मामले ऐसे आ गए जिस पर सरकार को लेकर आप लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस यू टर्न पर कांग्रेस क्या सोचती है? श्वेता, बड़ी अजीब बात है जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से सरकार अपने आदेश देती है और वापस ले लेती है, और दूसरा नहीं, कर्मचारी नहीं, अन्य तबका नहीं, सरकार का एक मंत्री उनका विरोध करता है। तो इस तरह की स्थितियां, जैसा भी एकलव्य जी ने कहा कि ये प्रयोग किया गया है। प्रयोग सवाल, अगर आपकी सरकार स्पष्ट बहुमत की है तो प्रयोग क्यों किया गया है? पहली बात तो ये। जो परिपाटियां चली हैं, जिस तरह से अनुभवी मुख्यमंत्री हुए हैं, जो सिस्टम में तंत्र को लोगों डिलीवर करने की बात जिम्मेदार होते हैं, उन पर ये इस तरह का प्रयोग आखिर पार्टी ने क्यों किया है?
पर्ची सिस्टम से आपने मुख्यमंत्री बनाया है। अब सवाल यह है कि अगर आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो इस तरह की स्थितियां होंगी। और जिस तरह से सरकार अपने आदेशों को जारी करती है, वापस करती है, जैसे आज का उदाहरण लीजिए कि आज 50 अफसर जो टीचर्स के ट्रांसफर किए गए, उन टीचर्स में से 35 एक जिले के टीचर थे, जो उस विधायक ने, जो आज मंत्री है, उसने विरोध कर दिया और चिट्ठी लिखने मात्र में वो ट्रांसफर कैंसिल हो गए। तो ये किस तरह की सरकार है? एक मुख्यमंत्री की सरकार जो उसके नेतृत्व में है, जिसको आप कहते हैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, और आपने कहा कि वो संगठन कार्य करता है। सरकार में सरकार चलाने का अनुभव चाहिए, संगठन का नहीं चाहिए। मैं इसको बुरा नहीं मानता, प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयोग करने की जिम्मेदारी भी उस दल की है जो सत्ता में है। और सत्ताधारी दल को यह जिम्मेदारी है कि अगर लोगों ने उसको सरकार सौंपी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को डिलीवर करे, उनकी प्राथमिकताओं का ख्याल रखे। तो आप प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, तो उससे देश का भविष्य होने वाला नहीं, अच्छा नहीं होने वाला है, प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने अपने ये बात कही, लेकिन प्रदीप जी, प्रयोग से ही तो कई बार समझ में आता है, कई बार बहुत चीजें बेहतर हो जाती है, कई बार ठीक है कमियां और गलतियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना तो वही चेहरे, वही जिम्मेदारी, वही कुछ, और दो चेहरों के अलावा कोई और किसी और को मौका भी नहीं बेहतर करने के लिए, अगर प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सवाल उठते हैं। और अगर प्रयोग को लेकर आपने बात की, इसलिए मैंने ये कहा। चलिए, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ है, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से। विपिन जी, बेहद अहम है, क्योंकि शिक्षकों का तबादला, पहले सूची आती है, ट्रांसफर लिस्ट आती है, इसके बाद जब हस्तक्षेप होता है, सवाल खड़े किए जाते हैं, यू टर्न ले लिया जाता है, इसे कैसे समझा जाए? मुद्दा तो बनेगा, सवाल भी उठेगा, या तो ट्रांसफर होते नहीं, और किए तो फिर वापस क्यों लिया गया? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बैन लगा हुआ है, ट्रांसफर किसी के नहीं होंगे। जब बैन खुलेगा, जब ट्रांसफर होंगे। आनन फानन में सूची आती है कि उपचुनाव की रेल चली हुई है 7 जगह, तो वहां के शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं आनन फानन में, फिर विरोध होता है और ये वापस ले लिया जाता है। जैसा डूंगरपुर हुआ, रामगढ़ हुआ, ये आपके दौसा हुआ, जहां जहां उपचुनाव है वहां के उन टीचर्स के वहां नाम थे, पर दौसा के नाम ज्यादा थे। इस वजह से किसी मंत्री ने विरोध किया, पत्र भी वायरल हो रहा है। इसी बात पर कह रहा हूं कि वापस ले लिए गए। जब बैन ही नहीं खोले तो टीचर्स के ट्रांसफर कहां से खाओगे? मंत्री जी अभी कह रहे थे खुद के बयान में, 3rd ग्रेड के स्थानांतरण नहीं होते। करीब 3.25 लाख तबका है 3rd ग्रेड का, उनके ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो आज की लिस्ट में 3rd ग्रेड के ट्रांसफर कैसे हुए? अगर बात करें तो 8 दौसा से हुए, 7 डूंगरपुर से हुए। उन लिस्टों को यथावत रखा गया है। बाकी लिस्टें कैंसिल हुई, 3 लिस्टें कैंसिल हुई है, जिसमें से 40 प्रिंसिपल है, एक में एक दूसरा प्रिंसिपल है, एक में एक लेक्चरर है, ये वापस लिए गए। बाकी जो 3rd ग्रेड के 2nd ग्रेड के ट्रांसफर है वो यथावत रखे गए, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होते। सरकार बात करती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार पे कोई रोक टोक नहीं है, पर सरकार बात करती है नीति की और नियत की। नीति की बात करती है, फिर नियत से इससे कहती है क्या? बाकी मैं चाहता हूं कि इन टीचर्स के ट्रांसफर हुए, अपने घर में जिले में गए, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं सभी तबके को लाभ मिले, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, जो भी है सबको लाभ मिले। सरकार एक पॉलिसी तो लेकर आए। करीब 3.25 लाख का कैडर है, 5 लाख शिक्षकों का कैडर है। राजस्थान में जितने कर्मचारी, उनसे आधे से ज्यादा शिक्षक वर्ग से आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीति नियम है तो सब पर बराबर लागू हो, किसी को कहीं ज्यादा प्रायोरिटी देकर और किसी को बिल्कुल इग्नोर किया जाए, ये गलत है। यही किया गया है इसमें। ठीक है। एक बात थी कि अभी एक बात कही गई, प्रदीप जी ने कही कि संगठन के कार्यकर्ता को या व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना ये किस तरह का प्रयोग है। मैं आपको बताऊं कि 2001 में भी एक इसी तरह का प्रयोग किया गया था, जब नरेंद्र मोदी जी को संगठन से उठा के गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और उसका परिणाम आज पूरे देश के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने है। जो देश के नहीं, आज विश्व के सबसे सफल नेताओं, राजनेताओं में से एक माने जाते हैं। दूसरी बात यह कि आज देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि संगठन के व्यक्तियों को जब एम्पावर नहीं किया जाता है मेहनत के बावजूद, तो वही होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले जाते हैं, कभी हिमंता बिस्वा शर्मा छोड़ के चले जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है वो भी हमने देखा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतिहास से ही उसका रेफरेंस दिया जाता है और एग्जाम्पल ऐसे पास्ट में ऑलरेडी हैं। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और महेश जी, आपसे मैं सवाल लूं, और चलिए एक बार फिर से हम अपने मुद्दे पर आते हैं। चर्चा बेहद महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर हो रही है, और रुक करते हैं महेश जी का। महेश जी से पहले मैंने आपका रुख किया था। मेरा सवाल ये है, राजनीतिक परिदृश्य से बात की जाए, पहले ट्रांसफर होना, फिर इसे रद्द करना, उपचुनाव का हवाला देना, दौसा से सबसे ज्यादा ट्रांसफर करना, कैसे देखें इसे? ये सरकार की कमजोरी है, यहाँ तक कि प्रशासन और शासन दोनों की कमजोरी है। होना ये चाहिए कि पहले कोई नीति निश्चित होनी चाहिए और उसके अनुसार से काम करना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि इतना लंबा अरसा हो गया सरकार को गठित हुए
और वो अपनी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ रखी, शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ी जिससे शिक्षक वर्ग या हर कोई वर्ग भी उसमें संतुष्ट हो। हमें देखना ये चाहिए कि जो भी हम कृत्य करें, कोई भी जो भी हम फैसला लें, उसका मैसेज का जो जनता में है उसके अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ताकि जनता को ऐसा लगे कि नई सरकार आई है, नई सरकार जो आई है वो अपना अच्छा काम कर रही है। लेकिन यही इस तरह की जो छोटी मोटी जो कमियां रह जाती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। लिहाजा जो हो सकता है, ये आप जो जिसका हवाला ये दे रहे हैं कि उपचुनाव के जो है इनको 7 सीटों का जो है उपचुनाव को, उस दृष्टि से भी कुछ लोगों के जो है तबादले हो, उनको कैंसिल करने हो या उनको रखे यथावत रखना हो, तो ये एक वजह भी एक हो सकती है। लेकिन जब सरकार के पास सारी सूचनाएं होती है, और ऐसी बात नहीं कि चुनाव की घोषणा आज दोपहर में हुई है तो इससे ये सूची जो जारी की गई है तो उसको बाद में क्यों जारी की गई? या तो आप सुबह सुबह कर देते, अब चुनाव घोषणा होने के बाद एक विवाद का विषय बनती है और विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाता है। महेश जी, इससे मैसेज क्या गया जनता के बीच? क्या जनता के बीच ये हुआ कि सरकार कोई ठीक से फैसले नहीं ले पाती, और शिक्षक वर्ग में भी एक संतोष फैलता है। सबसे बढ़िया जो प्रभावित होता है वो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं इसका विचार करता है। बिल्कुल विपिन जी, विश्वसनीयता पर ही सवाल ये उठ रहा है इस फैसले के बाद। निश्चित रूप से अगर बात करते हैं तो ट्रांसफर से कोई न तो सीटें जीत सकती न चुनाव जीता जा सकता, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, उतना ही वो दूसरा वाला जो जाएगा वो ज्यादा विरोध करेगा। कभी भी स्थानांतरण से कोई भी सरकार वापस नहीं आई। एक नीति बना दोगे और सरकार नियत से फैसला कर लेगी तो निश्चित रूप से सभी को फायदा होगा। अब बात करें तो ट्रांसफर की बात नहीं हो रही। अभी इन्होंने कहा, पत्रकार महोदय ने, कि शिक्षा विभाग ऐसे कोई छाप नहीं छोड़ पाया है, बिल्कुल नहीं छोड़ पाया। 5 साल से शिक्षकों को कोई पदोन्नति नहीं हो रही, मूल पद से रिटायर्ड हो रहे। महात्मा गांधी का आपने 2 महीने पहले एग्जाम लिया था, 17,000 टीचर्स लगाने थे, 2 महीने हो गए आपने टीचर्स अब तक नहीं लगाए, उन बच्चों को शिक्षक उपलब्ध नहीं है। आपके करीब 1.5 लाख पद खाली है, यहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति नहीं की गई, वो भी पद खाली 5 साल से। सरकार, पिछली सरकार कह रही थी साल में 2 पदोन्नति करेंगे, नहीं तो वो सरकार कर पाई। इस सरकार का भी 1 साल हो गया, 5 साल से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई। पदोन्नति होगी तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और नीचे भर्तियां निकलेगी, तृतीय श्रेणी की भर्तियां निकलेंगी और शिक्षक पढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। महात्मा गांधी में 17,000 पद खाली हैं और आप स्थानांतरण की कोई नीति नहीं बना रहे। कोई नीति बनाओ, निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलना चाहिए। आप विकलांगों के लिए, विधवा के लिए, जैसी भी आपको नीति बनानी, क्योंकि आप कह रहे हो कि नीति लेकर, आपके मैनिफेस्टो में था, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपसे उम्मीद थी कि गत सरकार ने काम नहीं किया, इस सरकार से उम्मीद थी, तो उस उम्मीद में कर्मचारी बैठा हुआ है, आम वर्ग बैठा हुआ है कि हमारे स्कूल में टीचर आएगा, बच्चों को पढ़ाने की तरफ से उठाया। और एकलव जी, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि अगर शिक्षकों में इस तरह से संतोष रहेगा तो ऐसा नजर आता है कि हताश होंगे शिक्षक, और प्रायोरिटी में सरकार के लिए नहीं है क्या? क्योंकि हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें तो हम बहुत करते हैं, हम बजट में उसका ध्यान रखते हैं, हम उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम इसे लेकर पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, मेरे ख्याल से विपिन जी ने बिल्कुल सही कहा। और एक तरफ जो इसे एक डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और जब जो केंद्र की सरकार है वो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगी और उसी का एक तरह से स्टेट लेवल पे अगर शिक्षा विभाग इस तरह का परसेप्शन और इस तरह के डिसीजंस होंगे तो ओवरऑल जो जनता में, जैसे कि महेश जी ने भी बताया कि इससे और कोई परसेप्शन बन ही नहीं सकता, ये सरकार की कमजोरी ही दिखाई देगी क्योंकि ये है। तो मैं समझता हूं कि और इससे देखिए क्या होता है कि सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो अच्छे काम भी किए हैं, इन्हीं डिबेट्स पे हमने चर्चा करी है। कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम को लेके जो हुआ, पेपर लीक्स में जो अरेस्ट हुए, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं हुए हैं। अभी रिसर्जेंट राजस्थान को लेके, राइजिंग राजस्थान को लेके भी जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो सारी चीजें हैं। परंतु देखिए हमेशा ये होता है ना, एक वो दाल में काला की बात होती है, आप 100 काम अच्छे कर लो, लेकिन अगर एक इस तरह का डिजास्टर होगा तो परसेप्शन में वही मैटर करता है और इसी पर चर्चा होगी, बेहतर काम पीछे रह जाते हैं। प्रदीप जी, अब कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर क्या है? क्योंकि एक तरफ तो चुनाव है, 7 अहम सीटें, आज तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, दावे अपनी जीत को लेकर सब कर रहे हैं। इस बीच सरकार का ये फैसला लिया जाना शिक्षा विभाग की तरफ से, उसके बाद उसे रद्द कर देना, बैन की बात करना और उसके बाद ट्रांसफर कर देना, कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? श्वेता, सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की है। जिस तरह सरकार फंक्शन कर रही है, सरकार
कुछ शासन करना नहीं आ रहा है। आप समझिए कैडर बेस्ड सिस्टम को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी एक ऑर्डर निकाला गया पाठ्य पुस्तक मंडल का, जहां 100 लोगों की डेपुटेशन की वैकेंसी निकाली गई। नया अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई, नियुक्ति की बात नहीं हो रही, डेपुटेशन की। और डेपुटेशन हम समझते हैं कि सरकार में जो कर्मचारी ऑलरेडी है उनको विभाग से तय करके डेपुटेशन दिया जाता है। अब पाठ्य पुस्तक मंडल में आपने ऑर्डर निकाला, उसमें लिखा साफ साफ कि शैक्षणिक वर्ग के लोग के अलावा इसमें कोई अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जब ऑर्डर हुए उन डेपुटेशन के तो उसमें शैक्षणिक लोग ही थे। तो सवाल ये, सरकार कंफ्यूज क्यों है? वही अफसर हैं जो हमारी सरकार में काम कर रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने मतलब उनके जो फैसले हो रहे हैं उसमें इतना कंफ्यूजन है कि कर्मचारी भ्रमित हैं, जनता भ्रमित है, सरकार भ्रमित है। तो सवाल यह है कि अगर सरकार में आपने प्रयोग किया है तो इसका जवाब भी सरकार ही देगी। अब सरकार के आप देखिए जो फैसले हुए हैं कि भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी घोषणा की, वापस ले ली। मनोनीत पार्षद की लिस्ट निकाली, वापस ले ली। IAS IPS शिक्षा विभाग के ट्रांसफर हुए, रद्द कर दिए। जिलों को रद्द करने का भाजपा के अध्यक्ष का जो बयान आया वो वापस ले लिया गया। इसमें SI एग्जाम में आप देखिए कि आपने कमेटी बना दी, सरकार ने SOG ने भेजा कि रद्द करिए, बाकी करोड़लाल मीणा जी कह रहे हैं कि इसको रद्द करिए, और कमेटी के लोग भी कह रहे हैं कि साहब इसे रद्द करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार फैसला करेगी। अरे भाई, फैसला करने के लिए आज सरकार है, सरकार कमेटी बना रही है, इसका फैसला आखिर क्यों नहीं कर पा रही? सवाल यह कि सरकार सर्कस चला रही है, फैसले नहीं कर पा रही है। तो उनको और सरकार लोकप्रिय तब होती है जब जनता के लिए फैसले लोकप्रिय तौर पर किए जाते हैं, लेकिन ये सरकार फैसले नहीं कर पा रही है, कंफ्यूज्ड है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा करो करते हैं महेश जी, क्योंकि वक्त कम है और मैं एक रिएक्शन जरूर आपसे भी चाहूंगी। साख पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठते गलती एक बार हो सकती है, बार बार अगर ऐसा किया जाए तो उसे किस नजरिए, किस चश्मे से देखा जाए? देखिए, ये बिल्कुल अस्थिर सोच की और इंडिकेट करती है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मौके पे जब उपचुनाव सिर पे आ गए हैं और ऐसे टाइम पे इस तरह की जो मतलब निर्णय वाली स्थिति में आ जाती है तो ये अच्छा संदेश नहीं देती है। इससे जनमानस पर बहुत उल्टा असर होता है। ठीक है, विपिन जी एक कमेंट चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार नीति बनाए चाहे नहीं बनाए, पर नियत अपनी साफ रखे। जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करे। बजट घोषणा में सरकार ने कहा था कि 1 सितंबर से वेतन विसंगति लागू कर देंगे। उसके लिए भी कर्मचारी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप या तो घोषणा मत करो। आप बजट में कहा था 1 सितंबर के बाद अक्टूबर भी आ गया, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे ही तबादला नीति की बात होती है, कई स्टेटों का फार्मूला लगा दिया, लेकिन तबादला नीति नहीं बन पाती। 5 साल निकल जाते हैं और वही ढाक के 3 पार्ट हो जाते हैं। तो सरकार अपनी नीति को छोड़कर नियत साफ रखेगी तो निश्चित रूप से हर वर्ग को लाभ होगा। एकलव्य जी फाइनल कमेंट चाहेंगे, क्योंकि सवाल सरकार पर उठते हैं और जब सरकार पर उठते हैं तो प्रयोगों के बात पर आकर बात अटक जाती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रयोग किया गया और बेहतर काम को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है जब जब ऐसे मुद्दे उठते हैं। देखिए श्वेता जी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये प्रयोग तो किया ही गया है। मैंने आपको उदाहरण दिया नरेंद्र मोदी जी वाले प्रयोग की। अब ये जो प्रयोग किया गया है इसके परिणाम हम जो आ रहे हैं, तो हम सिर्फ एक जो व्याख्या हुआ है जो आज हमने देखा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वहां त्रुटि हुई है, और मुद्दा भी वही बनता है जहां पे त्रुटि होती है। लेकिन ऐसे अनेकों कार्य हमने जहां देखे हैं जहां कार्य सराहनीय भी हुआ है। तो अगेन मैं वही कहूंगा जो महेश जी ने भी कहा कि परसेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्दा जब वही बनता है जहां की त्रुटि होती है, तो अगर ऐसे मुद्दे बनेंगे तो इससे सरकार की छवि को हानि होगी और अभी आते हुए उपचुनावों के टाइम पे ये उनके लिए घातक रह सकता है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ट्रांसफर लिस्ट का आना, फिर उसे रद्द करना, हस्तक्षेप होने के बाद, और इसलिए सवाल उठना लाजमी। लेकिन जब सरकार पर सवाल उठने लगे और ऐसे वक्त में जब उपचुनाव भी है और बेहतर करना है, काम कुछ भी करिए आप, फैसले आप एक के बाद लेंगे, अच्छे भी लेंगे, कुछ नेगेटिव फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि विश्वसनीयता आम जनता पर कितनी कायम आप कर पाए हैं। क्या विश्वास जो जनता ने कायम किया था कहीं वो डगमगाने तो नहीं लगा है इस तरह के फैसलों पर? क्या शिक्षक संतुष्ट है? जब शिक्षा विभाग की मजबूती की आप बात करते हो और ऐसे में ऐसे फैसले लिए जाते, तमाम पहलुओं पर सरकार को सोचने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष तो तैयार बैठा है, वो मुद्दा भी उठाएगा, वो सवाल भी उठाएगा, लेकिन इसका असर जनता पर क्या पड़ता है, और खासतौर से अगर हम उपचुनाव है सामने तो वोटर्स पर भी क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या इससे फायदा या किसी को नुकसान होगा, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।